Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board Jamshoro. Biology. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 में ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको means sugar and lysis means separating. The process of aerobic respiration is a continuous one, but for the sake of study, it is divided into three main stages. जो aerobic respiration है वो एक continuous process है, लेकिन इसको divide किया गया है 3 stages में, ताकि जो है इसको स्टडी करने में आसानी हो या फिर इसको समझने में आसानी हो, इसलिए इसको 3 मजीद स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज ग्लाइकोलिसिस, नंबर 2 क्रेब्स साइकिल और नंबर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। In glycolysis, glucose, a 6-carbon molecule, is degraded through sequential enzyme-dependent reactions into 2 molecules of pyruvic acid, a 3-carbon compound. ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो है, इसमें हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज जो है एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बहुत ही स्टेबल है, और ग्लाइकोलाइसिस में जो है इसको सबसे पहले तो अनस्टेबल किया जाता है। करने के बाद जो है इसको मज़ीद इसकी तोड़फोड़ की जाती है, इसको स्प्लिट किया जाता है, और इस दौरान जो है एंजाइम्स भी अपना रोल प्ले कर लेते हैं इस रिएक्शन के दौरान, और ग्लूकोज जो है वो डिवाइड हो जाता है या फिर वो डिग्रेडेड हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में, जो कि पायरुविक एसिड के बनेंगे, और ये पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन पर मुश्तमिल होगा। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। अगर ये डिवाइड होता है 2 मजीद मॉलिक्यूल्स में, तो 3 के 2 कार्बन कंपाउंड्स हमें मिलेंगे, जो कि पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट होंगे। Glucose is a stable molecule. It has little tendency to break down into simpler products. ग्लूकोज जो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, अगर इसको जो है लिटिल टेंडेंसी मिलती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में। यानी अगर आप इसको थोड़ी सी भी एनर्जी दे दें तो ये क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा, क्योंकि पहले ही ये स्टेबल है, इसको मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर इसको जो है मज़ीद एनर्जी दी जाती है तो ये अनस्टेबल होता है, और इस तरह से इनकी बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक हो जाती है। ग्लाइकोलाइसिस को समझने के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ने से पहले जो है हम इस फ्लो चार्ट को देखेंगे कि इसमें जो है कौन कौन से स्टेप्स हैं और किस तरह से जो है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। इस तरह से जो है आपको ये ग्लाइकोलाइसिस का जो इसके जो स्टेप्स हैं या फिर इसके जो डिफरेंट फेसेस हैं जिनसे गुजर के ये इस ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आप देखिए कि ग्लूकोज जो है एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो स्टेबल है, और ये 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C6H12 और O6 है। तो अब ये तो है तो स्टेबल फॉर्म में, तो इसको जो है मजीद अपने आप में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब कुछ ऐसा होता है कि जो ATP है वो जो है यहाँ पे आएगा और इसको थोड़ा सा एनर्जी देगा, तो ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और ADP में इस तरह से जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो जाएगा, और फिर यहाँ से एक फॉस्फेट जो है आके लग जाएगा इसके कार्बन नंबर 6 पे। तो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ये तो वही ग्लूकोज, लेकिन इसके कार्बन नंबर 6 पे आके एक फॉस्फेट लग जाएगा, और ATP जो है ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है अब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो अनस्टेबल होगा। इसके बाद जो है अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसका आइसोमर बनेगा। यहाँ पे इस स्टेप को जो है हम आइसोमराइजेशन भी कहते हैं, जबकि फर्स्ट स्टेप जो है इसको हम फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ATP जो है वो क्या कर रहा है, उससे एक मॉलिक्यूल आके फॉस्फेट जो है वो आके ग्लूकोज के साथ ऐड हो रहा है। तो अगर कहीं पे फॉस्फेट की एडिशन हो तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेप में फॉस्फोरिलेशन हुई। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसके आइसोमर्स बनेंगे, यहाँ पे आइसोमराइजेशन होगी, और यहाँ पे जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं,
इसीलिए एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इन दोनों का ग्रुप जो फार्मूला होता है वो सेम होता है C6H12O6, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। अब जो है यहाँ पे एक और ATP जो है वो आएगा और फिर वो ATP यहाँ फिर यूटिलाइज होगा। यहाँ से जब ATP जो है एड्रोसिन ट्राईफॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फेट जो है 3 मौजूद हैं, तो यहाँ से ये इनकी यहाँ से एक फॉस्फेट जो है वो निकल जाएगा, ATP में से निकल के वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। इस दौरान जो है एक फॉस्फेट भी हमें मिल रहा है और उसके साथ साथ इनके दरमियान जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी उससे एनर्जी भी मिल रही है यहाँ पे। तो इस तरह से जो दूसरा फॉस्फेट ATP से आया है वो कार्बन नंबर 1 पे जाके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट या बाई फॉस्फेट कहे या फिर डाई फॉस्फेट कहे उस पर तब्दील हो जाएगा। इसके बाद का जो स्टेप है इसमें फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है ये PC3 यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे जो ब्लैक में नजर आ रहे हैं आपकी बुक में, ब्लैक में यहाँ पे दिखाई दे, यहाँ पे असल में लिखा हुआ है 2x, क्योंकि ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो अब सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद यहाँ पे दो तरह से या फिर दो साइड से इनका जो रिएक्शन है वो फ्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो दो दफ़ा यहाँ पे साथ बन रहे होते हैं। जैसे कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है PGAL जो है वो यहाँ पे 2 दफ़ा बन रहे हैं, तो इसीलिए इनके सामने जो है 2 लगा दिया गया है। लेकिन जो स्लाइड में जो डायग्राम है या फिर जो फ्लो चार्ट है इसमें जो है साइड बाय साइड दोनों दिखाए गए हैं, लेकिन जो आपकी बुक के हिसाब से जो है एक ही तरह से दिखाई गया है, लेकिन इसके सामने 2 लगा दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो यानी यहाँ पे डबल ये हो रहा है, ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है वो 2 दफ़ा यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो NAD जो है वो बिहेव करेगा एज अ कोएंजाइम के तौर पर। ये मॉलिक्यूल कोएंजाइम जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम के साथ वर्क करते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है इस सिस्टम में जो है ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगी और यहाँ से जो है इसके साथ साथ यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन भी यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे फॉस्फेट जो है वो कहाँ से आएगा, आपकी बुक में भी ये डायग्राम जो है नहीं दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप होगा, फॉस्फोराइलेशन का स्टेप होगा यहाँ पे साथ साथ ऑक्सीडेशन के साथ साथ, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म में मौजूद जो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है वो आके इसमें हिस्सा लेगा इस रिएक्शन में। अब फिर यहाँ पे जो है फिर NAD प्लस जो है यहाँ पे 2 लिखने का मकसद यही है कि यहाँ पे 2 दफ़ा हो रहा है, लेकिन आप देखें कि स्लाइड के हिसाब से जो डायग्राम है उसमें 2 नहीं लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में अलग अलग से ये जो रिएक्शंस हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो दिखाए गए हैं। आपकी बुक में ये सिंगल दिखाया गया है तो इनके साथ 2 लगा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे इनके 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो NAD पॉजिटिव जो है ये NADH प्लस H पॉजिटिव में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस दौरान जो है एक फॉस्फेट जो साइटोप्लाज्म से आएगा, आने के बाद जो है ये आके अटैच होगा कार्बन नंबर 1 पे। 3 पे तो ऑलरेडी ये अटैच था और कार्बन नंबर 1 पे ये अटैच हो जाएगा। तो फिर ये बनेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ये बनेगा। जो ग्लिसरल्डिहाइड है वो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन भी निकलेगा और साइटोप्लाज्म में से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी आएगा और 2 NAD जो है वो NADH प्लस H में तब्दील हो जाएगा। ये बात यहाँ पे समझना है, यहाँ पे दो जो है मॉलिक्यूल साथ बन रहे हैं। और इसके बाद जो है जो नेक्स्ट स्टेप जो होता है इसमें अब फॉस्फेट जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो आ गया साइटोप्लाज्म में से, तो ये यहाँ पे बन रहा है अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि एक फॉस्फेट जो है उसमें सिंगल वही डायरेक्ट बॉन्ड दिखाई गया है, दूसरे में जो है ये एक वेव लाइक स्ट्रक्चर में या फिर ये थोड़ा सा सीधा इसलिए बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं दिखाई गई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा अनस्टेबल है। तो PGA के बाद जो है PGAP जो है उसके बाद यहाँ पे जो 2 ADP हैं वो 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, क्योंकि जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़ा अनस्टेबल है, तो वहाँ से एक फॉस्फेट जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के साथ में
जो रिएक्शन है वो हो रही है, यानी दो मॉलिक्यूल जहाँ पे साथ साथ बन रहे हैं, तो यहाँ पे ATP भी 2 ही बनेंगे। इसके बाद जो है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बनेगा, क्योंकि एक फॉस्फेट तो जो जाके ATP के साथ अटैच हुआ, तो यहाँ पे जो बनेगा वो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बनेगा। और फिर यहाँ से जो है एक वाटर जो है वो रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के नतीजे में यहाँ से नेक्स्ट जो बनेगा वो है फॉस्फोफिनोल प्राइवेट यहाँ पे बनेगा, हाँ पायरुवेट यहाँ पे बनेगा, सॉरी। ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP जो है ये जो है इसमें भी एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा होने की वजह से अब यहाँ पे क्या होगा, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है ये तब्दील हो जाएगा पायरुवेट में, और यहाँ से ADP जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ADP के ATP में, और फिर इस तरह से पायरुवेट जो है ठीक स्टेबल होता है, और इस तरह से ये जो ग्लूकोज है इसकी ब्रेकडाउनिंग होती है। A small amount of energy must be invested by the cell to initiate glycolysis. यानी ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है इसको शुरू करने के लिए, इसको इनिशिएट करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले उसको स्मॉल अमाउंट में एनर्जी अगर उसको मिले तो फिर वो प्रोसेस जो है ग्लाइकोलिसिस का वो इनिशिएट हो जाता है। It is adenosine triphosphate ATP that provides the energy for initiating glycolysis. हमने पहले ही जब फ्लो चार्ट हमने डिस्कस कर लिया उसमें अभी हमने ये बात जो है हमने पढ़ ली है कि ATP जो है उसमें से एक फॉस्फेट आ जाता है और फिर इस तरह से एनर्जी मिलती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, फिर इस तरह से जो है ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाता है। The first step is in glycolysis is the transfer of phosphate group from ATP to number 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें यही होता है कि फॉस्फोराइलेशन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉस्फेट जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा है। तो क्या होगा, जो ATP से एक फॉस्फेट जो है वो आ जाएगा कार्बन नंबर 6 पे ग्लूकोज के। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आर फॉर्म। अब इसके नतीजे में क्या बनेगा, क्योंकि ATP का एक मॉलिक्यूल ATP का एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आके अटैच हो गया कार्बन नंबर 6 पे ग्लूकोज के, तो इस तरह से इसके नतीजे में बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ATP जो है वो कन्वर्ट होगा ADP में, क्योंकि एक फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज के पास चला गया। तो अब फॉस्फेट के पास ग्लूकोज गया तो उसका ग्लूकोज में जो है फॉस्फेट जाके कार्बन नंबर 6 पे अटैच होगा, तो दूसरा जो बनेगा वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, क्योंकि कार्बन नंबर 6 पे वो फॉस्फेट अटैच हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहा जाता है। After an enzyme catalyzes the conversion of glucose 6 phosphate into its isomer fructose 6 phosphate F6P। अच्छा, ये इसमें जो है एक एंजाइम अपना रोल प्ले कर लेता है, एंजाइम कैटलिस्ट जो है, और फिर ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये अपने आइसोमर बनाता है, यानी इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, ये बिल्कुल सेम होते हैं। ग्लूकोज इनका जो फार्मूला होता है वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अदरवाइज इनका जो केमिकल फार्मूला होता है वो दोनों का सेम होता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसके आइसोमर बनेंगे जिसको कहेंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और इस स्टेप को आइसोमराइजेशन भी कहा जाता है या फिर रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। Another molecule of ATP is invested which transferred its phosphate group this time to number 1 carbon of fructose 6 phosphate forming fructose 1,6 diphosphate and ADP। अच्छा, एक और ATP का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे यूज होगा, तो वहाँ से जो है एक फॉस्फेट ग्रुप वहाँ से ATP से निकल के कहाँ पे आ जाएगा, जो कार्बन नंबर 1 है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के वहाँ पे आके अटैच होगा। तो इसके नतीजे में जो है जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो तब्दील हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का है, बाईफॉस्फेट का है, बिसफॉस्फेट का है, उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ATP है वो ADP में तब्दील हो जाता है। These reactions are known as phosphorylation reactions because phosphate groups are added to glucose and fructose molecule। इस स्टेप को जो है हम या फिर इस रिएक्शन को जो है हम फॉस्फोराइलेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है जो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आके ऐड हो रहे हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स में। The next step is the enzymatic splitting of fructose 1,6 diphosphate into 2 fragments।
अब ये जो दूसरा इसके बाद जो स्टेप है इसमें ये है कि जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें एंजाइमेटिक स्प्लिटिंग होती है और इसमें जो है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है 2 फ्रेगमेंट्स में तब्दील हो जाता है या फिर 2 फ्रेगमेंट जो है अब इसमें स्टार्ट होते हैं। ईच ऑफ दीज 2 मॉलिक्यूल कंटेन 3 कार्बन एटम्स। अब इनमें से जो है हर दो जो मॉलिक्यूल जो हैं, दोनों मॉलिक्यूल जो हैं, क्योंकि ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हुआ है 2 फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हुआ है, तो अब हर मॉलिक्यूल जो है हर फ्रेगमेंट जो है वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल होगा। वन इज कॉल्ड फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड एंड अदर इज डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक जो है वो फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड जिसको PGAL भी कहते हैं और दूसरा जो फ्रेगमेंट या फिर दूसरा मॉलिक्यूल जो बनेगा वो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP बनेगा। These two sugar molecules are isomer to each other and are interconvertible। अच्छा, ये दोनों जो मॉलिक्यूल जो बने हैं PGAL और DHAP, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हो सकते हैं, यानी एक दूसरे में ये बिल्कुल सेम होते हैं क्योंकि आइसोमर्स होते ही सेम हैं। इसीलिए जो आपकी बुक में जो फ्लो चार्ट जो दिखाया गया है ग्लाइकोलिसिस का, उसमें सिर्फ एक को शो किया गया है और इनके सामने 2x जो ब्लैक पोर्शन आपकी बुक में जो नज़र आ रहा है बॉक्स में, वो असल में वहाँ पे 2x लिखा हुआ है, यानी ये रिएक्शन जो है वो 2 दफ़ा हो रहा है। एक की लिखने का मकसद यही है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और ये दोनों सेम हैं, तकरीबन ये मिलते जुलते होते हैं। दिस इज़ द रिएक्शन फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस ट्राइब्स इट्स नेम। इसीलिए जो है ग्लाइकोलिसिस जो है इसका नाम जो है ग्लाइकोलिसिस इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे जो है वो फ्रुक्टोज जो है वो स्प्लिट हो रहा है। Normally both these molecules are converted into pyruvic acid through subsequent enzyme control reactions। अब नॉर्मल यही होता है कि ये मॉलिक्यूल जो हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुविक एसिड में और इसमें जो है एंजाइम्स अपना रोल प्ले कर लेते हैं। Since 2 molecules of ATP are used, this part of glycolysis is the energy investment phase। यहाँ तक जो हमने प्रोसेस पढ़ा है इसमें एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट हो रही है। एनर्जी हम ले रहे थे, कहाँ से ले रहे थे? ATP से हम ले रहे थे। तो यहाँ तक जो प्रोसेस है वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज कहलाता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट हो रही है। In the remaining part of glycolysis, ATP molecules are synthesized, hence it is called energy yielding phase। अब इसके बाद जो हमें फेज मिलेगा या जो रिएक्शंस होंगे उससे हमें एनर्जी मिलेगी। ये ग्लाइकोलिसिस का वो पार्ट है जहाँ से हमें ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इसलिए इसको एनर्जी यील्डिंग फेज कहा जाता है। In the reaction, an enzyme dehydrogenase and coenzyme nicotinamide dinuclear NAD+ work together। अब जो है रिएक्शन में कुछ इस तरह से होगा कि एक एंजाइम है जिसका नाम डिहाइड्रोजिनेज है और एक कोएंजाइम जो है NAD, ये जो है अब मिलके काम करेंगे आगे रिएक्शन में। The enzyme strips of 2 hydrogen atom from PGAL। अब एंजाइम जो है वो स्ट्रिप ऑफ करेगा 2 हाइड्रोजन को, कहाँ से करेगा? PGAL से करेगा। These electrons are captured by NAD। ये जो हाइड्रोजन जो है जो PGAL से निकलेंगे वो कहाँ पे आएंगे? ये आएंगे NAD पॉजिटिव के पास। This is a redox reaction where PGAL is oxidized by removal of electron and NAD is reduced by addition of electron। अब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन जो है आके NAD पे लगेंगे और ये निकले कहाँ से हैं? ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं PGAL से। तो यहाँ पे जो है हम इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ऑक्सीडेशन किस तरह से हो रही है? ऑक्सीडेशन जो है इस तरह से हो रही है कि PGAL जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहे हैं, जबकि NAD जो है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसमें एडिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। With the loss of 2 hydrogen atom, PGAL is converted into PGA, phosphoglyceric acid। अब जो है क्या होगा? ये जो PGAL है ये अपने 2 हाइड्रोजन को इसने लॉस किया है,
क्लोज करने के बाद जो है ये कन्वर्ट होगा फास्फोग्लाइसरिक एसिड में, जिसको PGA कहा जाता है। नाउ PGA पिक्स अप phosphate group Pi present in cytoplasm and becomes 1,3-diphosphoglyceric acid DPGA। अब क्या होगा कि ये जो PGA है ये एक फॉस्फेट ग्रुप को ले लेगा। कहाँ से ले लेगा? ये फॉस्फेट ग्रुप जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप है जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद। Pi का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप है, वो मौजूद होता है साइटोप्लाज्म में, वहां से ये ले लेगा और फिर अब ये PGA किस में तब्दील हो जाएगा? 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। 1,3 यानी एक फॉस्फेट तो जो है कार्बन नंबर 3 पे होगा, एक फॉस्फेट 1 पे होगा। डाई मीन्स 2 फॉस्फेट इसमें होंगे और फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में ये तब्दील हो जाएगा। In the next step, DPGA loses its phosphate group to ADP forming ATP and 3-phosphoglyceric acid। अब यहाँ पे क्या होगा? जो इसने पहले ATP लिया था वो ATP समझ लो हमें वापस मिल रहा है, क्योंकि अब क्या होगा, जो एक फॉस्फेट जो है जो लगा था इसके पास और ये बना था कि DPGA जो बना था, इस सिस्टम में अपने एक फॉस्फेट को लॉस करेगा। लॉस करने के बाद जो है वो फॉस्फेट आके लग जाएगा ADP के पास। ADP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP में और 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, यानी इसकी कार्बन नंबर 1 पे जो अटैच था फॉस्फेट जो है वो आके ADP के साथ लग जाएगा और ADP जो है वो ATP में तब्दील हो जाएगा और रिमेनिंग क्या बचा? 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड वहां पे बच गया। द फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड विद कार्बन एटम नंबर 3 ऑफ PGA चेंज इट पोजिशन टू कार्बन नंबर 2, कार्बन एटम 2, फॉर्मिंग एन आइसोमर 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये अपनी थोड़ी सी शेप को चेंज करना चाह रहा है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है, फिर इसका फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आके अटैच होगा कार्बन नंबर 2 पे और इस तरह से इसका एक आइसोमर बनेगा। 3PGA कहे या फिर जो भी कहे, उसका एक आइसोमर बनेगा। वो आइसोमर जो है 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड कहलाएगा, क्योंकि वो फॉस्फेट जो है वो आके कहाँ अटैच हुआ? कार्बन नंबर 3 से उठ के 2 पे आके अटैच हुआ। With removal of water molecule, 2PGA is converted into phosphoenol pyruvic acid PEPA। अब क्या होगा? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा और 2PGA जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में। फाइनली फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर टू ADP फॉर्मिंग ATP एंड पायरुविक एसिड। और यहाँ से जो है जो कार्बन नंबर 2 पे जो अटैच था फॉस्फेट ग्रुप वो रिमूव हो जाएगा, वहां से निकलेगा। निकलने के बाद वो ATP के पास चला जाएगा, क्योंकि ADP के पास चला जाएगा। ADP के पास पहले ही जगह है तो वो पहले इसको गले लगाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो वहां से निकला हुआ फॉस्फेट जो है वो ATP के पास जाएगा, ADP के पास जाएगा और फिर वो ADP जो है कन्वर्ट हो जाएगा ATP में और रिमेनिंग क्या रह गया? 3 कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड रह गया जो कि पायरुविक एसिड या फिर जिसको पायरुवेट भी कहा जाता है अक्सर। Synthesis of ATP during glycolysis is known as substrate level phosphorylation because phosphate group is transferred directly to ADP from another molecule। जो ATP की सिंथेसिस होती है ग्लाइकोलिसिस के दौरान, इसको जो है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन भी कहा जाता है। फास्फोरिलेशन तो चलो इसलिए कहा कि इसको जो है इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है, जिसके नतीजे में यहाँ पे ATP बनता है। इसको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन क्यों कहा जाता है? सबस्ट्रेट लेवल जो फास्फोरिलेशन इसको कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो डायरेक्ट आके ट्रांसफर होता है ADP से दूसरे मॉलिक्यूल में, यानी दूसरे मॉलिक्यूल से जो है ATP आएगा, एक फॉस्फेट आएगा, आके जो है वो डायरेक्ट ADP में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। होने के नतीजे में जो है ADP ATP में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह से जो होने वाली जो फॉर्मेशन है, सिंथेसिस है ATP की, इसको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस इज द यूनिवर्सल एनर्जी हार्वेस्टिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। ग्लाइकोलिसिस जो है यूनिवर्सल एनर्जी हार्वेस्टिंग प्रोसेस है, क्योंकि इस दौरान एनर्जी जो है यूटिलाइज होती है। Metabolic machinery of glycolysis is found in all organisms from unicellular bacteria and yeast to multicellular bodies of plants, animals and human beings। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये आमतौर पर MCQs में भी पूछा जाता है कि
ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये कौन कौन सा ऑर्गेनिजम्स में होता है, या फिर किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में जो है मेटाबॉलिक जो मशीनरी जो होती है ग्लाइकोलाइसिस की वो पाई जाती है। तो इसका आंसर यही है कि जो मेटाबॉलिक मशीनरी होती है ग्लाइकोलाइसिस की वो तमाम ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, चाहे वो यूनिसेलर बैक्टीरिया हो, यीस्ट हो, या फिर मल्टीसेलर बॉडीज हो, चाहे वो प्लांट की हो, एनिमल्स की हो, या फिर ह्यूमन बींग्स की हो। इट मीन्स डेट के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर कोई बड़ी बॉडी हो या मल्टीसेलर बॉडी हो, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, हमारे जो लार्जेस्ट जो एनिमल्स होते हैं, लार्जेस्ट प्लांट जो होते हैं, इन सब में जो है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलाइसिस occurs freely in anaerobic environment within cytoplasm without being associated with organelle or membrane structure। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये एनाएरोबिक एनवायरनमेंट में ये अकर होता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है, और इसमें जो है कोई ऑर्गेनेल्स या फिर कोई मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो यहाँ पे एसोसिएटेड नहीं होती है इस प्रोसेस में। Looking back over glycolysis of energy yield for ATP molecules are produced at substrate level phosphorylation and 2 ATP molecules are consumed to initiate the process। तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे इसको समराइज किया गया है कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है इसमें जो है एनर्जी टोटल यहाँ पे कितनी बनी और कितनी यहाँ पे यूटिलाइज हुई है। तो अगर हम पूरा जो ग्लाइकोलाइसिस का जो हमने जितना भी पढ़ा है, हमने इसके जो उसका फ्लो चार्ट जो था हमने उसको डिस्कस किया, तो ये सब पढ़ने के बाद जो है हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है इसमें 4 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ये 4 ATP की जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की वजह से बनते हैं, और इनमें से जो है 2 मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे कंज्यूम हो जाते हैं प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। यानी इस प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को चलाने के लिए भी एनर्जी की तो ज़रूरत होगी, वो एनर्जी जो है ATP से मिलेगी। तो यहाँ पर जो है इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस को इनिशिएट करने के लिए ATP के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज होंगे। Thus there is net gain of 2 ATP molecules। The process also yield 2 pairs of energized electron and 2 NADH। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो नेट एनर्जी जो हमें मिलती है, या फिर जो हमें रिमेनिंग जो एनर्जी मिलती है, जो हमें आउटपुट जो हमें मिलता है वो यही मिलता है कि हमें यहाँ से 2 ATP के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। टोटल यहाँ पे बने तो 4 हैं, लेकिन 2 पहले प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए भी तो पहले 2 मॉलिक्यूल जो है ATP के वो यूटिलाइज हुए हैं। तो इनमें से जो है 4 में से 2 को माइनस करो तो रिमेनिंग 2 ही रहते हैं। तो हमें नेट गेन जो एनर्जी जो है वो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, और इसमें जो है हमें NADH जो है 2 NADH यहाँ से हमें मिलेंगे, और यहाँ से 2 पेयर्स ऑफ एनर्जाइज्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से हमें मिलते हैं। तो हमें जो टोटल हमें जो मिलता है प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस से वो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 NADH है, और यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।